नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 6-7 दिन से एक श्रृंखला उन्होंने प्रारंभ की थी राजस्थान इतिहास के अंदर, और राजस्थान का जो इतिहास है उसको हमने उसका जो एक टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है। उनके जो 4 पार्ट हमने बनाए थे, राजस्थान के जो सभ्यता स्थल है उनसे संबंधित हम 4 वीडियो इससे पहले डाल चुके हैं। आज हमारा उसी श्रृंखला में ये 5वां वीडियो है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो हुआ उससे संबंधित हम 2 से 3 वीडियो, इसके जो 2 से 3 पार्ट है वो हम करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है, और इससे पहले हम 4 वीडियो सभ्यता स्थल से संबंधित डाल चुके हैं। जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट है, शिक्षक भर्ती, किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान जीके जिन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो अभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने 12वीं का पास आउट किया है वो विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाली शिक्षक भर्ती, आने वाली राजस्थान पुलिस एसआई, जहाँ भी इस वंश का यदि इस पार्ट जो आपकी सिलेबस है उसके अंदर यदि ये पार्ट मौजूद है तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू करने से पहले आपको एक बात बोली थी कि हम इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, आप बहुत से विद्यार्थियों का ये सवाल था कि सर इसके शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, तो आप इस तरीके से इसके शॉर्ट नोट्स है जो तैयार कर सकते हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो में भी आपको ये बताया था, और आज पुनः हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि बुक्स के अंदर बिल्कुल रामायण जैसा एक साथ पैसेज टाइप लिखा होता है, तो आप उसको हमने पॉइंटों में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बहुत से पॉइंट्स हमें छोड़ने भी होते हैं, तो बिल्कुल आपको एक सार हमने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पूरा सार गुर्जर प्रतिहार वंश का, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है उसको हमने पॉइंट्स में लिखा है। जहाँ तक हमारा अनुमान है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित यदि कोई आपका प्रश्न आता है तो वो यहाँ से गलत नहीं होगा, और इससे बाहर आने की संभावना भी नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक पॉइंट हमने यहाँ पॉइंटों में नोट किया है, तो आप तैयारी के दौरान थोड़ा सा इसको एक बार क्विक रिवीजन आपको करना है। वीडियो बिल्कुल छोटा रहेगा, 8 से 10 पॉइंट्स हमने बनाए हैं, और मुश्किल से आप मानकर चलें 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आपका समय खराब ना हो इसके लिए हमने इसको पहले से ही बोर्ड पर नोट करके रखा है, ताकि आपको बहुत कम समय में पूरा मैटर है जो उपलब्ध हो। तो हम आज का वीडियो जो शुरू करते हैं, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। जो भी आपके साथी शिक्षक भर्ती से संबंधित या अन्य किसी भी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सभी भर्ती, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम अभी समय को खराब किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की यदि हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इनका जो शासनकाल है कहाँ से कहाँ तक रहा। तो गुर्जर प्रतिहार अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताया गया है, लेकिन एक सही आंकड़ा यदि देखा जाए, ऑथेंटिक आंकड़ा यदि देखें, तो इनका जो शासनकाल है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। जैसा कि हमने पहले ही पॉइंट में ये चीज़ लिखी है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासनकाल था कब से कब रहा, तो ये पूछा गया कि 6ठी से 12वीं शताब्दी तक जो है इनका शासनकाल रहा। तो आपको ये याद रखनी है लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, इनसे संबंधित कुछ शिलालेख महत्वपूर्ण है। शिलालेख कैसे महत्वपूर्ण है, जैसे नीलकुंड का शिलालेख है, राधनपुर का शिलालेख है, देवली का शिलालेख है। इसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। गुर्जर एक जाति सूचक शब्द है, गुर्जर इन्हें कहा गया है। इसी तरह अरब यात्रियों ने इन्हें क्या कहा, जुर्ज कहा। अरब यात्री थे, उन्होंने उनको क्या कहा, जुर्ज कहा। इसी तरह नंबर पॉइंट 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अल मसूदी जो यात्री थे आए यहाँ गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल के समय यहाँ आए, उन्होंने इन्हें अल गुर्जर कहकर संबोधित किया। अल गुर्जर इन्होंने कहा। नेक्स्ट चौथा जो पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुणेत नैनसी एक साहित्यकार, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसी तरह यहाँ मैंने 36 भी लिखा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो बुक्स है आप भी देख सकते हैं, वहाँ उन्होंने 36 लिख रखा है। हो सकता है 19 प्रिंटिंग हो, लेकिन फिर भी आपको ये लाइन भी ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसे प्रश्न हालांकि डिलीट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप उत्तर यदि 26 करते हैं, मान लो बाय द वे वहाँ ऑप्शन में 36 भी है 26 भी है, तो आप उस कंडीशन में 36 कर सकते हैं। वो भी आरपीएससी को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक में ये बात लिख रखी है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको मैंने बता दिया है कि वैसे उत्तर 26 है, लेकिन आप 36 भी ध्यान में रखें।
अगला पॉइंट है मंडोर प्रतिहार। देखो अब आगे बहुत सी इसकी शाखाएं हैं, हमने एक कॉमन पॉइंट 4 पॉइंट इसके नोट किए हैं, उसके बाद बहुत से अलग अलग जालोर के हैं, मंडोर के हैं, अलग अलग शासक हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ शासन किया उनको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहली जो बड़ी शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, प्राचीन शाखा है कि मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार की हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के अंदर, जो गुर्जर प्रतिहारों की मुनीत नैणसी ने 26 शाखाएं मानी थी, उनमें सबसे जो प्राचीन शाखा है इसे ही माना जाता है मंडोर को, और यह सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण शाखा भी रही है। मंडोर शाखा इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली लाइन। अगला दूसरा जो पॉइंट है, देखो बहुत ही इसके जो अभिलेख हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा हुआ है गटियाला शिलालेख है, जो गटियाला से प्राप्त शिलालेख में मंडोर प्रतिहार की प्रारंभिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। गटियाला जो शिलालेख है उसने इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उस पर प्रकाश डाला है कि यहाँ प्रारंभ में शासन कैसा था, कौन कौन किस किस शासकों ने यहाँ शासन किया, तो इससे संबंधित बातों पर सबसे प्रकाश जो किसने डाला है, गटियाला शिलालेख से हमें प्राप्त हुआ है। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र शासक थे। हरिश्चंद्र जिन्हें रोहिलदी के नाम से जाना जाता है, जो प्रतिहारों के गुरु भी थे। इनके 2 पत्नियां थी, एक का नाम था ब्राह्मणी और दूसरी का नाम था छत्राणी, जिसे भद्रा, ब्राह्मणी और छत्राणी भद्रा के नाम से जाना जाता है। तो अगला पॉइंट, अब देखो छत्राणी का यहाँ ब्राह्मणी का ज़्यादा उल्लेख नहीं है। छत्राणी के 4 पुत्र हुए, चारों पुत्र जो भोग भट्ट है, इसके बाद उनका जो दूसरा पुत्र है कक है, रज्जिल है और दह है। भोग भट्ट, कक, दह और रज्जिल और दह ये क्रम है इनका। भोग भट्ट 2 नंबर पर है, कक 3 नंबर पर रज्जिल और 4 नंबर पे है दह। इसी तरह फिर मंडोर की जो वंशावली है, देखो हालांकि इनके 4 पुत्र हुए भद्रा के, लेकिन मंडोर की जो वंशावली है नियमानुसार तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। भोग भट्ट से पहला पुत्र था, लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई, रज्जिल से प्रारंभ हुई। इसका मतलब इन दोनों ने यहाँ शासन नहीं किया, उल्लेख नहीं मिलता है। डायरेक्ट रज्जिल यहाँ के शासक बने, तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है यहाँ की जो वंशावली है। इसके बाद रज्जिल के महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथा, रज्जिल के बाद यहाँ का जो शासक है इनका जो पुत्र का नाम था नरभट्ट इनके पुत्र हुए। इन्होंने यहाँ शासन किया। रज्जिल के बाद यहाँ का जो शासक है कौन बना, नरभट्ट बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए इनकी जो वीरता है उनको देखते हुए इन्हें एक उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें कहा जाता है पेल्ला पेल्ली की उपाधि इन्हें दी गई। पेल्ला पेल्ली की जो उपाधि है वो किन्हें दी गई, नरभट्ट, उनकी वीरता के कारण इन्हें कहा गया है। इसके बाद है नरभट्ट के पश्चात नागभट्ट। ये नागभट्ट प्रथम माने जाएंगे, आपने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये नागभट्ट प्रथम है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। मंडोर प्रतिहार की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं नागभट्ट। अर्थात नागभट्ट कौन थे, रज्जिल के पुत्र थे, रज्जिल के पोते थे नागभट्ट, रज्जिल के पोते थे और पुत्र किसके थे, नरभट्ट के पुत्र थे। मंडोर के शासक बने तथा उन्हें बड़ा प्रतापी शासक माना जाता है। अब तक के जो शासक हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रतापी नागभट्ट ही माने जाते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है, अगली लाइन में हम चर्चा करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने ही राजधानी है जो कहाँ स्थानांतरित की थी, मेड़ता में स्थानांतरित की। मेड़ता राजधानी स्थानांतरित करने वाले तो गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन थे, नागभट्ट थे, नागभट्ट प्रथम, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो अब बहुत ही इसमें शासक बहुत हुए हैं मंडोर में, लेकिन हम सभी की बात नहीं करेंगे, आपको सभी याद भी नहीं रखने हैं, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, परीक्षा की दृष्टि से भी बिल्कुल ना के बराबर है, महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने नाम लिखे हैं। नागभट्ट के बाद तात है, भोज है, यशोवर्धन है, सिलुक है, इन्होंने शासन किया लेकिन इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने नहीं किया अपने शासन काल में, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। केवल आपको नाम ध्यान में रखने हैं, तात, भोज, यशोवर्धन और सिलुक नाम याद नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए रखे हैं केवल। इसके बाद बाउक, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद जो शासक है बाउक के शासक थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक कार्य इन्होंने किया, इन्होंने मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। नागभट्ट के बाद बाउक जो शासक है वो महत्वपूर्ण है, इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद नागभट्ट के पुत्र या बाउक के जो बेटे पुत्र बाउक के, उन्होंने बोलते हैं ककूक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ककूक। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। अर्थात गठियाला जो शिलालेख है किससे संबंधित है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों के गठियाला जो शिलालेख है किससे संबंधित है, ककूक शासक से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ककूक जो शासक है वो
किससे संबंधित है? घटियाला शिलालेख जो है वो ककूक शासक से संबंधित है। आज का जो हमारा वीडियो था, मात्र हमने ज़्यादा नहीं 12 से 13 पॉइंट्स आज लिखे हैं, और 12 से 13 पॉइंट इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार का। इसमें हमने गोमन चर्चा की, गुर्जर प्रतिहार शासन की, उसके बाद एक जो शाखा है मंडोर प्रतिहार शाखा, उस पर हमने चर्चा की। कल हम अगली शाखाओं पर चर्चा करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सभी शासकों का कोई बड़ा योगदान नहीं है, आगे 4 से 5 जो शासक हैं वो ही महत्वपूर्ण है और उनकी ज़्यादा लाइनें भी नहीं है। एक एक शासक की 2-2, 3-3 लाइनें या एक लाइन भी है। कई शासक ऐसे भी हैं जिनकी एक लाइन महत्वपूर्ण है। एक एक कार्य, जो भी कार्य उन्होंने किए, शासनकाल कहाँ तक रहा, इससे संबंधित चर्चा हम करेंगे। मानकर चलें आप पार्ट सेकंड और थर्ड 3 पार्ट में हम गुर्जर प्रतिहार को कंप्लीट कर लेंगे और ये 5 से 7 मिनट का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर गुर्जर प्रतिहार में प्रश्न आने की संभावना नहीं है। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं सर अभी वैकेंसी नहीं आई है तो हम तैयारी कैसे करें, तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार पीरियड चल रहा है, गोल्डन पीरियड है। आप इस मौके को ना खोएं और अपनी जो तैयारी है रेगुलर रहें। इस जो फ्री क्लासेज है बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर आपको दी जा रही है, आप इनका फ़ायदा लें। और ये भी बहुत ही शानदार मैटर बिल्कुल मेहनत के द्वारा तैयार किया गया है। आपको केवल इसका क्विक रिवीजन करना है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। हम कोशिश करेंगे सभी पूरी हिस्ट्री को हम आपके सामने प्रस्तुत करें और इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसको काम आपको केवल एक करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा ये जो वीडियो है उनको आप शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। जहाँ भी आप बैठे हैं आपको केवल 5 से 7 मिनट डेली देने हैं। 5-7 मिनट के अंदर यदि आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा इसका। और आप इसके नोट्स भी तैयार कर लें। लास्ट टाइम में मैं आपको स्क्रीनशॉट का समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके जो नोट्स हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट 2 में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें।